लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, ये हम चैप्टर पहले भी कर चुके थे, इस चैप्टर को हम दोबारा कर रहे हैं। लीगल प्रोफेशन इन इंडिया कि इंडिया के अंदर लॉ कितना पुराना है एंड इसके क्या-क्या कॉलोनियल रूट्स रह चुके हैं, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा ये लॉयर का सिस्टम है, जो हमारा लॉ का सिस्टम है, ये ब्रिटिशर्स की देन है। हमारा अपना जो लॉ का सिस्टम था, वो बहुत डिफरेंट था, उसमें अकबर-बीरबल टाइप के लोग होते थे और वो अपने हिसाब से अपना एक न्याय चलाते थे, उनकी अपनी एक कचहरीज़ होती थी एंड पर जो ये नॉर्मल हमारा जो आज की डेट में लॉयर्स का काले कोट पहनना, जज का सिस्टम, ये सब कॉलोनियल रूट्स के साथ होता है। और सबसे पहले हिंदुस्तान में जो कोर्ट अंग्रेजों द्वारा दिए गए थे वो थे मेयर्स कोर्ट इन मद्रास एंड कैलकाटा इन 1726 वन मार्कर। जी। इंट्रोडक्शन डिलीटेड है, इंट्रोडक्शन भी डिलीटेड है। तो हमारा सीधा 1846 से था। 1846 तो हमने वन मार्कर किया कि सबसे पहले कोर्ट जो अंग्रेजों के दिए हुए हैं हिंदुस्तान में वो है मेयर्स कोर्ट मद्रास और कलकत्ता 1726 में। 1846 तक हिंदुस्तानियों को आपका जो है थ्रू द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट द डोर्स ऑफ प्रोफेशन वर थ्रोन ओपन टू ऑल दोज ड्यूली क्वालिफाइड सर्टिफाइड एंड ऑफ गुड करेक्टर रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी और रिलीजन। पहले 1846 से पहले हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो लॉयर्स नहीं बन सकते थे। 1846 ऑनवर्ड्स जो है हिंदुस्तान के लोग लॉयर्स बन सकते थे, जिसमें विमेन को अभी भी हक नहीं दिया गया था, सिर्फ आदमियों को हक मिला था। विमेन को ये राइट मिला था लीगल प्रैक्टिशनर विमेन एक्ट 1923 से, ये वन मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। आम जनता के लिए 1846 में दरवाजे खुल गए थे पर औरतों के लिए कभी नहीं खुले थे। लीगल प्रैक्टिशनर विमेन एक्ट 23 ऑफ 1923 पूरा याद रखना है, वन मार्कर है। ज्यादा फास्ट हो रहा तो मुझे बता देना, मैं रिवीजन मोड में करवा रही हूँ इसको। वानी, वानी, ठीक है, ठीक है। The legal profession in India, which includes both the practice of law as well as the professional legal education, is regulated by Advocate Act 1961. तो हमारा जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन जो हम अपना लीगल एक्ट का चला रहे हैं वो एडवोकेट एक्ट 1961 है। दैट इज ऑल्सो वेरी ओल्ड बट स्टिल इट्स वर्किंग। तो हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है एडवोकेट्स को एक्ट को डील करने वाला वो 1961 वाला एडवोकेट एक्ट है। फिर सारे जो लॉ प्रोफेशन को हैंडल करने के लिए जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वन मार्कर में याद रखना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना था, वन मार्कर में याद रखना। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेजर रोल क्या है? सबसे पहले कोई भी इंस्टीट्यूट जो लॉ पढ़ाएगा, ठीक है, उसको अपने आप को रजिस्टर करना होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, वो इंस्टीट्यूट आपको लॉ नहीं पढ़ा सकता। तो आप जो हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में आगे लॉ पढ़ने जाएंगे, लीगल स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आप पता करिएगा क्या आप बीसीआई से रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। तो जो बीसीआई से रजिस्टर्ड नहीं है वो आपको डिग्रीज वगैरह सब जो देंगे वो फेक होगा, तो प्लीज बीसीआई से रजिस्ट्रेशन जरूर देखिएगा। द रिफॉर्मेशन ऑफ लीगल एजुकेशन इंडिया इज अंडरटेकन सिंस लेट 1980s विद द इनिशिएटिव ऑफ बीसीआई यूजीसी। तो इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लॉ की फील्ड में सबसे ज्यादा काम कर रही हैं, सब नंबर 1 पे बीसीआई है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, देन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की भी स्टैब्लिशमेंट्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में नेशनल लॉ स्कूल्स एनएलयूज को खोल रहे हैं। ठीक है। तो ये एनएलयू खोलने का काम जो करने वाले लोग थे, सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन थे वो थे प्रोफेसर एन आर माधवा मेनन, जिन्होंने फर्स्ट नेशनल लॉ स्कूल इन बैंगलोर खोला था। एनएलयू बैंगलोर इनकी देन है। एन आर माधवा मेनन वन मार्कर में आ जाएगा। ठीक है। आज की डेट में अब तो बढ़ गए हैं, आपकी बुक के हिसाब से 17 एनएलयूज हैं। वैसे कितने हो गए? 21, 24, 23 एनएलयूज है। अच्छा, ठीक है। तो पर आपको बुक के हिसाब से भी 17 ही करके चलना है। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लॉयर्स इन द वर्ल्ड, सेकंड ओनली टू यूएस। यहाँ पे एक बच्चे ने मुझे करेक्ट भी किया हुआ है वीडियो पे, यूट्यूब पे। तो इंडिया में यूएस के बाद सबसे ज्यादा लॉयर्स आपको इंडिया में मिलते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन एडमिटेड टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 70,000। आजादी के समय हिंदुस्तान में 70,000 लॉयर थे। आज की डेट में ये 1.25 मिलियन है 2014 में, विच इज इक्वल टू 12 लाख। और 2020 में 20 लाख ऑलरेडी लॉयर्स हैं। तो आपके लिए कॉम्पिटिशन पूरा आ चुका है जिसको लॉयर बनना है। तो आज की डेट में 12.5 लाख लॉयर हिंदुस्तान में बैठे हैं। नाउ हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, इसमें 1726 1753 हट गया है, 1774 हट गया है, 1793 हट गया है। आपको नहीं करना है, बी हैप्पी। 1846 पे आते हैं। जिसको लगे मैं बहुत फास्ट हो रही हूँ मुझे स्लो करवा देना, ठीक है। अनुष्का, नंदिनी, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? अभिदीप, सुबह से कहाँ थे तुम? अभिदीप, एग्जाम था, ठीक है।
1846, the Legal Practitioner Act 1846 was first pan-India law concerning the regulation of India legal profession. तो इंडिया के अंदर लीगल प्रोफेशन के ऊपर एक्चुअल में कोई कानून बनाने वाला कोई एक्ट था जिसके अंदर प्रॉपर डिटेलिंग में लिखा गया था कैसे कैसे इंडिया के अंदर लॉ का वर्क चलेगा. दैट वाज लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1846. वन मार्कर में याद रखिएगा, ये पूरी लाइन आ सकती है. फर्स्ट पैन इंडिया लॉ कौन से एक्ट के अंदर आया था? ठीक है, ये आ चुका है बोर्ड्स में. A religious test for enrollment as a pleader was abolished. पहले अगर आपको प्लीडर की पोस्ट चाहिए थी, प्लीडर एक छोटी पोस्ट होती थी जिसके अंदर हिंदुस्तानी जा सकते थे, पर हिंदुस्तानी के अंदर भी सिर्फ हिंदू और मुसलमान जा सकते थे. ठीक है, अगर आप सिख हो, आप किसी और धर्म के हो तो आप नहीं जा सकते. तो पहले प्लीडर बनने के लिए भी एक बहुत छोटी सी लॉ की पोस्ट पाने के लिए भी आपको धर्म दिखाना पड़ता था, पर वो धर्म वाली बात हटा दी गई, नेशनैलिटी वाली बात हटा दी गई. एंड एवरी बैरिस्टर एनरोल्ड इन any of her majesty court in India became eligible to plead in Sardar Adalat subject to the rules of those court applicable to pleaders as regarded in language or any other matter. इन सब का मतलब ये है कि हर कोई जो है बैरिस्टर, लॉयर, प्लीडर, बेसिकली प्लीडर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. देन हम अब आते हैं सीधा 1879 नहीं आ रहा है, 1846 आई थिंक नहीं आ रहा था. 1923 आ रहा है, 1923 आ रहा है ना? 1923 तो आ रहा होगा. अच्छा, हिस्ट्री पूरी कट, आई थॉट ये भी आ रहा है. देन हम इस पे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉयर्स, आप लोगों का बाद में होगा, ये नहीं है. देन आपको एडवोकेट्स लिखा हुआ आ रहा है कहीं पे, या वो भी नहीं है? अच्छा, सीनियर एडवोकेट क्या है? एडवोकेट एक्ट 1961 से पहले वाला भी कटा हुआ है ना, सीनियर एडवोकेट्स वाला, वो कटा हुआ है. ठीक है, बचा गया है ऐसे. एडवोकेट एक्ट 1961 पे आ जाओ. ये हमारे देश का सबसे रीसेंट का लॉ है. सबसे ज्यादा जो अब हमारे देश में लॉ चलता है वो एडवोकेट एक्ट 1961 के हिसाब से चलता है. तो 1961 से पहले हमारे देश में जो लॉयर्स थे बहुत सारी कैटेगरीज में थे, जो आप पिछले साल तक पढ़ते थे, जैसे कि आपके अटॉर्नीज होते थे, सॉलिसिटर, बैरिस्टर, प्लीडर, वकील, मुख्तार, रेवेन्यू एजेंट, एडवोकेट्स. ये सारे लेवल्स होते थे, ये सारे लेवल्स कट कर दिए गए 1961 में, और सिंगल कैटेगरी छोड़ दी गई, एडवोकेट. ठीक है, वो एंजॉय द राइट टू प्रैक्टिस इन कोर्ट थ्रू आउट द इंडिया. तो आप हिंदुस्तान में लॉ की पढ़ाई करके हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो. ये एडवोकेट एक्ट जो है 1961, ये आज़ादी के पहले आया या आज़ादी के बाद आया? पहले तो मुझे ये बताओ. 19 बाद में आया है. तो बाद में अंग्रेज लोग तो चले गए हैं, तो हिंदुस्तान तो आज़ाद है. हिंदुस्तान आज़ाद है, डेमोक्रेसी आ गई है, तो हर किसी को हर जगह पे प्रैक्टिस करने का राइट मिल गया है. एडवोकेट एक्ट ऑल्सो एस्टैब्लिश एन ऑल इंडिया बार काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम. वन मार्कर. इंडिया के अंदर पहली बार बार काउंसिल बनाने की बात हुई, ऑल इंडिया बार काउंसिल. इसकी कॉम्पोजिशन भी आपको वन मार्क में याद करनी है. इसकी कॉम्पोजिशन में कौन कौन होगा? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द बार काउंसिल. वन मार्कर. एक्स ऑफिशियो का मतलब यह है कि इनकी मेन पोस्ट कुछ और है, साथ के साथ ये वाला काम भी हैंडल कर रहे हैं. ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनका अपना मेन पोस्ट, मेन काम कुछ और है. साइड में एडिशनल वर्क के लिए इनको एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यहाँ का बना दिया गया है कि आप अपने काम के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी देखोगे. All India Bar Council has one member elected to it by each state bar council and elects its own chairman and vice chairman. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ये तो है ही हैं, इसके अलावा हर स्टेट से एक मेंबर जो है चुन के बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बिठाया जाएगा. उसके अलावा ये अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो इसके अंदर आपके टोटल 29, 30, 31 आपके जो है कुछ मेंबर्स होते हैं. इसके अलावा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है. और इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी मेंबर होते हैं. यहाँ किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछो. कोई डाउट यहाँ पे कॉम्पोजिशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया? आगे बढ़ते हैं. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अलावा स्टेट बार काउंसिल भी बनी है हर स्टेट में, जिसका मेंबर होगा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर. एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल का डिफरेंस पता है ना सबको? अटॉर्नी क्लियर है? किसी को डाउट हो पूछ लेना. उसके अलावा स्टेट बार काउंसिल जो होता है उसके अंदर 15 से 25 एडवोकेट और होते हैं जिनका टाइम पीरियड होता है 5 साल. ये याद रखिएगा, टर्म है 5 साल, ही पेपर में आया हुआ है. वन मार्क. द स्टेट काउंसिल मेन फंक्शन, जो स्टेट बार काउंसिल है इनका मेन काम क्या क्या होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. एडमिटिंग लॉ ग्रेजुएट्स ऑन एन रोल. ठीक है, तो आप लोग जब लॉ की पढ़ाई करेंगे तो आप हो सकता है स्टेट बार काउंसिल को ज्वाइन करें.
डिटरमाइनिंग द केसेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट द एडवोकेट्स ऑन द रोल। अगर यहाँ पे जो है बार काउंसिल के अंदर कोई आपका जो है लॉयर कुछ मिसकंडक्ट कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, करप्शन कर रहा है, कुछ और गलत कर रहा है, एथिकली काम नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर केस करने का काम भी स्टेट बार काउंसिल का होता है। ऑर्गेनाइजिंग लीगल एड, गरीबों को फ्री में न्याय दिलवाने का काम। एप्लीकेशन फॉर द एनरोलमेंट ऑफ इज देयरफॉर मेड ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। अब इसके अंदर ये देखना, एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट इज देयरफॉर मेड टू द स्टेट बार काउंसिल। तो आप बार काउंसिल का एक टेस्ट दोगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, और उसके बाद आप जिस स्टेट के अंदर पहले प्रैक्टिस करना चाहोगे उस स्टेट के साथ आपको एनरोल भी करवाना होगा। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेजर काम क्या होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट द कंटेंट, सिलेबस, ड्यूरेशन ऑफ द लॉ डिग्री, सब्जेक्ट टू विच एवरी यूनिवर्सिटी कैन ले डाउन इट्स ओन प्रोविजन। तो बीसीआई डिसाइड करेगा कि आपको क्या पढ़ना है लॉ के अंदर, लॉ की डिग्री के अंदर क्या सिलेबस होगा, क्या कंटेंट होगा, 4 साल की पढ़ाई करोगे या 5 साल की पढ़ाई करोगे या 3 साल की पढ़ाई करोगे, ये सब बीसीआई डिसाइड करता है, 1 मार्कर। The council has a legal education committee for this purpose. State council rules need to be approved by the bar council. State council अगर कोई भी कानून लाना चाहती है उसको बार काउंसिल से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। However, the central government has overriding power to make rules. अब एक बात याद रखना, स्टेट बार काउंसिल से बड़ा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात को भी कट करने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो यहाँ पे एक झगड़े वाली पोजीशन है जहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह रहा है कि मैं सीनियर हूँ, बट सेंट्रल गवर्नमेंट आके, मोदी की सरकार आके कह रही है कि नहीं, हम तेरी से सीनियर है, हम तेरी भी करी हुई बात को कैंसिल कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? ये या तो किसी स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है या फिर आपका सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है, बट ये आया हुआ है, इसलिए बता रही हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओवर राइडिंग पावर है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बनाए हुए रूल को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, अगर आपको एडवोकेट बनना है उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट, अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो एक एडवोकेट को क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 21 साल की मिनिमम उम्र होनी चाहिए, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एक जो हिंदुस्तानी इंसान नहीं है, विदेशी नागरिक है, फॉरेन सिटीजन है, वो रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे, रेसिप्रोकल बेसिस पे विद द कंट्री ऑफ सिटीजनशिप एंड हिज फॉरेन डिग्री में रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल फॉर द पर्पस। इस लाइन का क्या मतलब है? कौन एक्सप्लेन करेगा? बताओ। बिल्कुल, वेरी गुड। तो जो देश हमारे हिंदुस्तानी लोगों को लॉ प्रैक्टिस करने देगा अपने देश के अंदर, उसी देश के लोगों को हम अपने देश में अलाउ करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्लियर कट फंडा टिट फॉर टैट, रेसिप्रोकल बेसिस पे है। आप हमारे हिंदुस्तानियों को अलाउ करने दो लॉ की प्रैक्टिस, हम आपके देश के लोगों को प्रैक्टिस करने देंगे। ये बात समझ में आई है वानी, नंदिनी और अनुष्का? ठीक है, ठीक है। देन हमारा आता है, इन द एब्सेंस ऑफ सच रेसिप्रोसिटी, अगर हमारे देश को, हमारे देश हिंदुस्तानियों को अलाउ नहीं है दूसरे देश में, तो वो बाहर वाले भी हमारे देश में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। द काउंसिल हैज रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ फॉरेन डिग्री दैट इट रिकॉग्नाइजेस। तो ऑलरेडी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिस्ट निकाली हुई है कि अगर एक बच्चा इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ है, ये डिग्री लेकर आया हुआ है, तो उसको हम अलाउ करेंगे, बाकियों को हम अलाउ नहीं करेंगे। इसके अलावा 2010 से एक एडिशनल रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुई है, ये 1 मार्कर में याद रखना। अगर आपने लॉ की प्रैक्टिस कर ली है, सॉरी आपने जो है लॉ का एग्जाम दे दिया, एलएलबी की डिग्री भी है, 21 साल की भी हो, हिंदुस्तानी भी हो, उसके बाद भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको रोक सकता है। कैसे? आपका एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होगा, आपको वो क्लियर करना होगा। अगर आप क्लियर नहीं हुए तो आप जो है प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ पढ़ाई के नाम पे लॉयर कहलाओगे, आप एक्चुअल में लॉयर नहीं हो, आप किसी भी बीसीआई के साथ रजिस्टर नहीं हो सकते हो, स्टेट बार काउंसिल के साथ। ये बात समझ में आई? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सिंस 2010। नेक्स्ट, द एक्ट रिकॉग्नाइज ओनली वन क्लास ऑफ प्रैक्टिशनर दैट इज एडवोकेट। ये आपको 1 मार्क में बहुत बार आया हुआ है कि एडवोकेट्स की जो ये स्ट्रीम थी कि बाकी सारे सबको हटा दिया गया, सिर्फ एडवोकेट नाम बचा है। कौन से एक्ट में आया? एडवोकेट एक्ट 1961, याद रखना। An advocate on the state role is entitled to practice as a right before any tribunal or authority in India or any court including the Supreme Court. ये 1 मार्कर में याद रखना। आप जब भी स्टेट बार काउंसिल के साथ जो है वो एनरोल हो जाते हो, उसके बाद आप किसी भी ट्रिब्यूनल, किसी भी अथॉरिटी में, कि सुप्रीम कोर्ट तक में भी काम कर सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देन एडवोकेट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सीनियर एडवोकेट, एक होता है एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट याद रखना, ये हमारा पीछे का था, अब आपका कट गया है, थोड़ा समझा देती हूँ। एक सीनियर एडवोकेट जो है जब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, किसी भी टाइप की, किसी भी कैटेगरी के अंदर बहुत स्पेशलाइज हो जाता है, बहुत नाम हो जाता है, जैसे कि आपका वो है राम जेठमलानी, अगर आपने सुना होगा, ही इज द वन ऑफ द एमिनेंट लॉयर इन इंडिया।
तो उनको सीनियर एडवोकेट कहते हैं। वो आम तरीके से नॉर्मली सारे केसेस नहीं लेते हैं, उनको जो है केस किसी और का होगा या किसी और ने ले रखा होगा, उनको स्पेशली बुलाया जाता है कि जब केस बहुत टफ हो जाता है तो उनको बुलाया जाता है कि आइए इस केस को अब आप हैंडल करिए। ठीक है, तो हाई प्रोफाइल केसेस इन लोगों के पास जाते हैं क्योंकि ये इस फील्ड के अंदर एकदम गुरु होते हैं, गुणी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। एंड एक एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट को आप पहचान सकते हो उसके गाउन से। जो सीनियर एडवोकेट होगा उसके गाउन के पीछे फ्लैप्स बने होंगे, मैं अभी फोटोग्राफ भेज दूंगी। फ्लैप बने होते हैं अलग से, जो है उनके कपड़े के ऊपर एक और कपड़े का एक लेयर होता है कंधे कंधे पे, जिसको देख के आप पहचान सकते हो ये सीनियर एडवोकेट है। Advocate normal, senior advocate very high post. The designation of an advocate and senior advocate is the responsibility of Supreme Court or High Court based on the ability and experience. तो किसी को senior advocate बनाना है, ये बनाने का हक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। ठीक है, कि मुझे जो है ये पर्सन जो है एडवोकेट से सीनियर एडवोकेट पे प्रमोट करना है, इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कोई भी ले सकता है। एंड ये एबिलिटी, एक्सपीरियंस और स्टैंडिंग इन द बार ऑफ एडवोकेट इन क्वेश्चंस, उन पर डिपेंड करता है कि इसका कितना दबदबा है, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी एबिलिटी है। इसके बाद बस इसमें और कुछ नहीं है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे आ जाओ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट 1 मार्क में याद रखना, पार्लियामेंट ने स्टैब्लिश किया था। लोकसभा और राज्यसभा में प्रॉपर बिल पास हुआ था इनके लिए। कौन सा एक्ट था? एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक है, तो पार्लियामेंट की अप्रूवल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना है। 1 मार्क का। इसके बहुत तरीके के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम इसके रेगुलेटरी फंक्शन को पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? तो पढ़ रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट एक्ट से बना था, 1961 एडवोकेट एक्ट के अंदर आया था। अब इसके 2 मार्क के अंदर इस बार सैम्पल पेपर में पूछा गया कि इसके रेगुलेटरी फंक्शन क्या है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेरी सेकंड लाइन, रेगुलेटरी फंक्शन बाय प्रिस्क्राइबिंग, सब इसके रेगुलेटरी फंक्शन है। सबसे पहले प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट। सबसे पहले कि आपका जो है प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या रहेंगे, प्रोफेशनली आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह से आप अपना केस स्टार्ट करेंगे, किस तरह से आप बोलेंगे, वो सब चीज़। एंड बाय एक्सरसाइजिंग डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन ओवर द बार, कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, डेकोरम मेंटेन रहे, किस तरह से रहे, वो सब चीज़ें आपका रेगुलेटरी में आते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी में ये आता है कि वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि लीगल एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। एंड ग्रांट रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटी, कि आप यूनिवर्सिटी जो है पूरा कंप्लाई कर रहे हो लॉ स्टैंडर्ड के साथ कि नहीं, इसलिए हम आपको अलाउ करेंगे लॉ पढ़ाना या नहीं करेंगे। ठीक है, एंड हुज डिग्री इन लॉ विल सर्व एज क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। अगर ये किसी यूनिवर्सिटी को रजिस्टर नहीं करते हैं, वो रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी की दी हुई डिग्री आपको मान्यता नहीं देगी। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ वो एनरोल नहीं करा सकते अगर उस यूनिवर्सिटी ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा, रिकॉग्नाइज नहीं करा रखा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। ये है इसके रेगुलेटरी फंक्शंस। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम इनके रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन में आता है, ये सारी चीजें आपके स्टैट्यूटरी के अंदर दोबारा लिखी हुई हैं, पर स्पेसिफिकली पूछ लिया तो आपको ये बताना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन में ये जो है जितने भी एडवोकेट्स हैं उनके राइट्स को, उनके प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। देन ये फंड्स भी क्रिएट करते हैं कि अगर किसी को जो है फ्री लीगल एड देनी है या वैसे भी जो है अपने बार काउंसिल को चलाने के लिए भी इनके पास फंड्स होने चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए। उसके अलावा ये तो थे इनके रेगुलेटरी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, ये आपसे 4 नंबर में 2-2 करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको स्टैट्यूटरी फंक्शंस कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये सब तो करना ही करना पड़ेगा। ये आपके जो है 8 से 10 दे रखे हैं, आपको 6 मैक्सिमम करने हैं, 6 से ज़्यादा मत करना। ठीक है, सारे पढ़ रही हूँ, आपको 6 करने हैं। आपसे डिफरेंटली पूछ सकते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन बताओ, रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन बताओ। ये आपसे सीधा का सीधा फंक्शंस पूछ सकते हैं एडवोकेट के, सॉरी बार काउंसिल के। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। ये आपके पिछले 6 से 7 सालों में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको मत छोड़िएगा। सबसे पहले वही प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट जो हमारा रेगुलेटरी था, उसकी फर्स्ट लाइन। उसके बाद डिसिप्लिन को मेंटेन करना, डिसिप्लिनरी कमिटीज बनाना है टू मेक श्योर कि सारे बार काउंसिल डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, ये भी रेगुलेटरी फंक्शन है। देन आपका रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन है, राइट्स एंड प्रिविलेजेस को मेंटेन करके चलना एडवोकेट के। देन टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म, कोई लॉ में कोई चेंज आ रहा है तो उसको सपोर्ट करना। डील एंड डिस्पोज ऑफ एनी मैटर विच मे बी रेफर टू इट बाय स्टेट बार काउंसिल, अगर स्टेट बार काउंसिल के सामने कोई मुद्दा आ गया है जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखेगा। देन टू प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड टू ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर लीगल एजुकेशन, कि हमारे देश में लीगल एजुकेशन में क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या कंटेंट होगा, क्या सिलेबस होगा, यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्निशन देना, ये सब भी इसका काम है। देन टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये सब हमने पढ़ लिया। एक सेकंड, लीगल एजुकेशन दिस इज डन इन कंसल्टेशन विद यूनिवर्सिटी इन इंडिया इम्पार्टिंग लीगल एजुकेशन स्टेट बार काउंसिल। देन रिकॉग्नाइज करना है यूनिवर्सिटीज को। The Bar Council of India visits and inspect universities or direct the State Bar Council to visit and inspect the university. तो proper inspections होती हैं उन universities की जो law पढ़ा रही हैं। To conduct seminar and talks on legal topics by eminent jurists and publish journals and papers of legal interest.
तो इसमें जो है स्पीच दी जाती है, उन स्पीचेस को छापा जाता है, पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारी जगह पे लोगों की इनकी प्रॉपर टॉक्स होती हैं इन चीज़ों की। देन लीगल एड प्रोवाइड करना, जो गरीब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, वुमेन सेक्शन है, इन सब के लिए फ्री लीगल एड होना। देन टू रिकॉग्नाइज ऑन रेसिप्रोकल बेसिस, जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको अपने देश में पढ़ाई करने का, एडवोकेट बनने का हक देना। देन फंड्स क्रिएट करना एंड इलेक्शंस करना, बार काउंसिल के अंदर भी चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का, इन सब के भी प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। ये सारे पढ़ो, कोई डाउट है मुझसे पूछो। वानी ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा बेटा? पूछो, कुछ पूछना है तो। Okay. Lawyers and professional ethics. The Bar Council of India rules encompasses professional standard for lawyers. Professional duty of advocate पे आ जाओ, फिर 2 से 3 नंबर का टॉपिक है। एक एडवोकेट की क्या क्या ड्यूटीज होती है, प्रोफेशनल ड्यूटी टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन को लेके एक लॉयर को क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एडवोकेट को क्या क्या चीज़ें मतलब कि मेंटेन करनी होती हैं। सबसे पहले डिग्निफाइड मैनर में वर्क करना होता है, चोरी चकारी मत करना भाई, झूठ मत बोलना, कोर्ट की रिस्पेक्ट करो, नॉट टू कम्युनिकेट विद द जज इन प्राइवेट एंड इम्पेयर इम्पार्शलिटी, कि भाई मेरे फेवर में केस जीतवाई हो, मैं तेरे को पैसे भेज दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। नॉट टू एक्ट इन इलीगल मैनर टुवर्ड्स द ऑपोजिशन, कि मैं आपको जितवा दूंगा, आप ऑपोजिट पार्टी वाले हो, आप मुझे बस 10 करोड़ रुपए दे देना, ऐसा नहीं करना है। टू रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स हु इंसिस्टेड ऑन अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स। हाँ, अगर कोई आपका क्लाइंट आपको गलत तरीके से अपने केस को प्रूव करने को कह रहा है, आप उसे मना कर दो, मैं गलत में साथ नहीं दूंगा, बट करते हैं, ऐसा होता है। इन एडिशन बीइंग एन ऑफिस ऑफ द कोर्ट एंड एडवोकेट इज एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड एंड मेंटेन द वैल्यूज ऑफ हिज प्रोफेशन, अपने काम की इज्जत करना बेसिकली। ये तो थी एडवोकेट की ड्यूटी टुवर्ड्स हिज और हर प्रोफेशन, अपने काम की तरफ, ये सारी उसकी ड्यूटीज हैं। अब अपने क्लाइंट की तरफ क्या ड्यूटीज है, एक सेपरेट क्वेश्चन है, ये अलग से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो अपने काम को लेके क्या क्या ड्यूटी है और अपने क्लाइंट को लेके क्या क्या ड्यूटी है, दोनों को समझ के देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टुवर्ड्स द प्रोफेशन पूछा गया है या टुवर्ड्स द क्लाइंट पूछा गया है। Towards the client include in being an advocate duty towards the client include being bound to accept brief, not to withdraw from service, not to appear in matters where he or she is witness। सबसे पहले, अगर आपका जो क्लाइंट है आपको ब्रीफ दे रहा है, पूरा बता रहा है मामला, आपको पूरा का पूरा सुनना है, आप हट नहीं सकते, ये नहीं कह सकते मेरे जूनियर को बता देना, मैं उससे पूछ लूंगा, नो, यू पर्सनली हैव टू लिसन टू दैट पर्सन, योर क्लाइंट। नॉट टू विड्रॉ फ्रॉम सर्विस, अपने काम से पीछे नहीं हटना है। देन जिस मैटर के अंदर लॉयर खुद एक गवाह के रूप में जा रहा है, उस केस को नहीं लेगा वो, ठीक है। अगर मैं एक लॉयर हूँ एंड कोई ऐसा केस है जिसके अंदर मैं खुद विटनेस भी हूँ, तो उस केस को मैं नहीं ले सकती, ठीक है। नॉट टू सप्रेस मटेरियल एविडेंस, कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई केस से रिलेटेड, वो छुपानी नहीं है, दबानी नहीं है। एन एडवोकेट ऑल्सो हैड टू मेंटेन क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉट टू इंस्टिगेट लिटिगेशन और टू चार्ज कंटीजेंसी फी डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस एंड फेवरेबल रिजल्ट ऑफ द मैटर। केस जीत गए तो 500 करोड़ दूंगा, 50 करोड़ दूंगा, केस हार गए तो चलो 5 करोड़ में कर दूंगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब केस का इंपॉर्टेंट दिन आ गया है, आज हाँ या ना होनी है, अगर चाहते हो कि मैं कोर्ट में जाऊं तो मुझे अभी के अभी इतने पैसे दो, इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। देयर इज अ सीक्रेसी कॉन्सेप्ट, तो आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी है। देयर इज अ जनरल ड्यूटी टू इंश्योर दैट हिज और हर ड्यूटी डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद क्लाइंट इंटरेस्ट, अपने फायदे के चक्कर में अपने क्लाइंट का नुकसान नहीं कराना है। एंड एडवोकेट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड नॉट टू नेगोशिएट डायरेक्टली विद द अपोजिंग पार्टी, दो पार्टीज का झगड़ा है, एक पार्टी आपके पास आई है अपना केस लेके, आप उसकी अपोजिट पार्टी से सेटलमेंट कर रहे हो, वो नहीं करना है, ठीक है। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो तो आपकी जो पोजीशन है उसके ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा, आपकी जो लॉयर की पोस्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा, हो सकता है आपको सस्पेंड कर दे कुछ समय के लिए, आपको डी बार ही कर दे, आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ही निकाल दे। ये समझ में आया? कोई डाउट? एनी डाउट सो फार? हाँ, मैंने बताया कि अब जो है एक केस डाला हुआ है, वानी ने मेरे ऊपर केस किया हुआ है, नहीं वानी ने मेरे पे केस नहीं करा, वानी मेरी क्लाइंट है, ठीक है। वानी मेरी क्लाइंट है, मैं एक लॉयर हूँ, बट वानी मेरी पड़ोसी है, तो जो क्राइम हो रहा था मैंने अपनी आंखों से होते हुए भी देखा है, तो मैं विटनेस भी हूँ और मैं लॉयर भी हूँ। तो ऐसे केस के अंदर वानी जो है, मतलब मैं उस केस को ले ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे एज अ विटनेस अपीयर होना है। तो जिस केस के अंदर आप एज अ विटनेस अपीयर हो रहे हो, उस केस के आप लॉयर नहीं बन सकते, उसके लिए किसी और को लॉयर बनाना होगा। समझ आया? ठीक है। और कुछ? ठीक है। एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर, अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि क्या लॉयर्स को हिंदुस्तान में एडवर्टाइज करने का हक है या नहीं है, उसके पीछे के क्या मुख्य कारण है, कितना अलाउड है कितना नहीं है, और क्या करना चाहिए।
The right of advocate to advertise their service or solicit clients has been a controversial issue in the field of legal ethics and professionalism. कि बाकी सब चीज़ों के अंदर हर किसी को अपनी एडवर्टाइजमेंट करने का हक है, बेस्ट ट्यूशन इन द होल कंट्री, ठीक है, करते हैं ना ऐड सारे के सारे। बट लॉयर के ऊपर थोड़ा सा डाउटफुल होता है, कोई कहता है लॉयर्स को ऐड करनी चाहिए, कोई कहता है लॉयर्स को ऐड नहीं करनी चाहिए। In India, advertising by lawyers has been strictly restricted by Bar Council of India, वन मार्कर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा लॉयर्स को एडवर्टाइजमेंट करनी है हिंदुस्तान में या नहीं, वन मार्कर में याद रखना। An advocate is prohibited from promoting himself through circular, advertisement, touts, personal communication, interviews other than through personal relations, furnishing or inspiring newspaper comments, or producing his photograph to be published in connection with the case in which he has been engaged or concerned। इसका क्या मतलब है? जो हिंदुस्तान के लॉयर्स हैं उनको एडवर्टाइजमेंट का हक नहीं है कि आप पर्चे बंटवा रहे हो, नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर में ऐड दे दो ऐसे खड़े करके, ठीक है, पूनम पोद्दार द लॉयर, ठीक है, शादी ब्याह के मामले सुलझाए, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, पर्चे नहीं छपा सकते, ब्रोशर, टाउट्स का मतलब होता है ब्रोशर्स, ठीक है, उसमें नहीं छपवा सकते आप, जो है इंटरव्यू, उसके अलावा बट आप एडवर्टाइजमेंट में कहाँ कहाँ आ सकते हो। कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो रहा है कि मोदी ने जो है केजरीवाल के ऊपर केस कर दिया, अब उस केजरीवाल ने अपने आप को बचाने के लिए जिस लॉयर को हायर करा उसका नाम न्यूज़पेपर में आ गया, दैट इज अलाउड, ठीक है, उस केस से रिलेटेड उसकी फोटो आ गई लॉयर की केजरीवाल के साथ खड़े हुए, दैट इज अलाउड, ठीक है। अगर उसने कोई कमेंट करा, लॉयर ने कोई टिप्पणी दी, कोई इंटरव्यू दिया, वो आ सकता है, पर वो लॉयर खड़ा होकर कहे जे कि हाँ जी आइए आइए हमारे पास केस सॉल्व करवाइए, ऐसा वो नहीं कर सकता। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? लॉ फर्म्स भी मैंने देखी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। देखी तुमने लॉ फर्म्स की एड? मैंने तो नहीं देखी, लॉ फर्म्स को भी नहीं है हक, ठीक है। तो आप जो है सिर्फ आपका रेफरेंस से तो हो जाता है, सोशल मीडिया पे हो जाता है, आप डायरेक्टली अपनी खुद की ऐड नहीं कर सकते, कोई और आपकी तारीफ कर दे दैट इज अनदर थिंग, रेफरेंस दे दे आपका, नहीं कर सकते, वो कोई और आपकी कर दे। जैसे कि कनिका कनिका गुप्ता जी जो हैं देवी हैं मेरे लिए, इनके वरदान से मेरा केस जो है सॉल्व हो गया, मैं जीत गई 5 करोड़, प्रॉपर्टी मिल गई मुझे, ऐसे मैं लिख के तारीफ तो लिख सकती हूँ ना तुम्हारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, पर कनिका गुप्ता खुद नहीं लिख सकती इंस्टाग्राम पे कि देखिए देखिए मैंने इतना बढ़िया केस सॉल्व करवाया, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी दिलवा दी, आइए मेरे पास। कनिका ये नहीं लिख सकती, है ना, ठीक है। किसी को समझ में मतलब डाउट हुआ यहाँ पे, क्लियर है कि आप न्यूज़पेपर में या मीडिया में कैसे आ सकते हो? कोई इंपॉर्टेंट केस है, उस केस के आप लॉयर हो और आपका नाम छप गया पेपर में, आपने खुद ने ऐड नहीं दी, मीडिया ने आपका नाम खुद से छाप दिया कि इस केस के लॉयर ये है, आपने आपसे इंटरव्यू लेने आए लोग कि सर आपको क्या लगता है इस केस में क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो आपने इंटरव्यू दिया, वो छप गया, ये सब चीज़ें अलाउ हैं, आपकी फोटो के साथ आपका इंटरव्यू आ गया। एन अमेंडमेंट टू दिस रूल अलाउ एडवोकेट, धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें चेंज आया, बार काउंसिल इंडिया ने थोड़ा सा रिलैक्स करा, आप वेबसाइट पे सिर्फ 5 इंफॉर्मेशन दे सकते हो, 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक एडवोकेट वेबसाइट पे क्या क्या लिख सकता है। सबसे पहले अपना नाम, या जिस फर्म के साथ काम कर रहा है उस फर्म का नाम, दूसरा अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकता है, एनरोलमेंट विद बार, कौन से ईयर की जो है एनरोलमेंट है ये सब, या स्टेट के कौन सी स्टेट के साथ एनरोल्ड है वो आप लिख सकते हो, ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन बीए एलएलबी के अलावा आपने एलएलएम वगैरह जो भी कर रखा है वो सारा आप लिख सकते हो, और एरिया ऑफ प्रैक्टिस वो आप लिख सकते हो, सिविल में हो क्रिमिनल में हो, क्रिमिनल में हो तो कौन से हो, सिविल में हो तो कौन से हो, ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा मेंशन नहीं करोगे कि मैंने आज तक इतने केसेस कर लिए, मेरी सैलरी इतनी है, ये सब आप मेंशन नहीं करोगे। ये 5 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो वेबसाइट पे, अपनी अपनी वेबसाइट बनाओ और उस पर लिख दो। इतना क्लियर है, ये पेपर में बहुत बार पूछेंगे। हाउएवर, नहीं, दूसरा वाला लिख देगा मैं इससे कम सैलरी लूंगा, देखा कभी प्राइस प्लीज करते हैं लोग, एक कहता है 3,000 का सूट है, एक दूसरा कहता है 2500 में दे दूंगा, तीसरा कहता है 2100 में दे दूंगा, ये वाला हाल हो जाएगा, समझ आया? तो इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव अलाउड एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स टू वेरियस डिग्री, अलग अलग देशों में अलग अलग लेवल पे आपको एडवर्टाइजमेंट अलाउ है। द पोजीशन इन द यूएस इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, वहाँ पे लॉयर्स को पूरा पूरा हक है, यूएस में जितनी मर्जी ऐड करो, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी आपको अलाउ है काफी हद तक। देयर आर डिफरेंट रूल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर डिफरेंट स्टेट एंड देयर इज आल्सो मॉडल रूल्स फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट which serve as an indicative reference point. Rule 7.1 of model rules prohibit false and misleading communication.
तो ये क्या है, ये 7.1 7.2 इंडिया के लिए नहीं है, ये यूएस के अंदर है कि आप किस किस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले यूएस के अंदर 7.1 रूल कहता है एडवर्टाइजमेंट को लेकर लॉयर्स की, कि आप कोई भी ऐसी ऐड नहीं कर सकते जो कि फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देती हो आपके बारे में, झूठ नहीं आप बोल सकते। 7.2 एड्रेस एडवर्टाइजिंग एंड रेफरल्स। एड्रेस एडवर्टाइजिंग एंड रेफरल्स मुझे भी नहीं पता, इसको देखना पड़ेगा मुझे। रूल 7.3, अच्छा 7.2 जो है आपको ये बताता है कि अपने एड्रेसेस और ये जो है रेफरल्स वगैरह ये लिख सकते हो कि मुझे किस किसने रेफरेंस दिया है या आप किसी और को रेफर करना चाहो। रूल 7.3 आर्टिकुलेट्स नो सॉलिसिटेशन पीरियड। नो सॉलिसिटेशन पीरियड को आप इस तरह से याद रखना कि आप जो है, अगर कोई मास डिजास्टर हो जाता है, मास डिजास्टर के अंदर जो है, जैसे कि फैमिलीज एंड विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर्स आर ऑफ लिमिट फॉर 30 to 45 डेज। कोई बहुत बड़ा मास डिजास्टर हो जाता है तो उसके अंदर आप जो भी मास डिजास्टर के विक्टिम्स हैं उनको कम से कम 30 से 45 दिनों तक आप उनको अप्रोच नहीं करेंगे कि हम आपका केस ले रहे हैं, बिकॉज ऐसे जो मास डिजास्टर होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है इन विक्टिम्स का। तो आप खुद से खड़े नहीं हो जाओगे टिल द टाइम ऑफ 1.5 मंथ कि आप डायरेक्टली जाके अप्रोच नहीं करोगे किसी विक्टिम को कि ओहो इतना भारी तूफान आया आपका साथ ये हो गया, चलिए मैं आपका केस डाल देता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते फॉर द पीरियड ऑफ 45 डेज, 30 to 45 डेज। ये एक बार तीन देख लो, एक बार कोई डाउट है मुझसे पूछो। 7.1 7.2 एंड 7.3 जिसमें नो सॉलिसिटेशन पीरियड अच्छे से आना चाहिए। डाउट होगा पूछ लो। नो सॉलिसिटेशन पीरियड क्या है कि हम सारे बस में बैठ के, ठीक है, रिवर थेम्स पे जा रहे थे, ठीक है, वहाँ की यात्रा के लिए निकले। हम जो है उत्तराखंड गए, केदारनाथ बद्रीनाथ बस में बैठ के, हम यूएस में हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ लेट्स सपोज यूएस के अंदर है, हम सारे बस में बैठ के गए। अब वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो गई, वहाँ पे जो है वाटर का लेवल इतना रेज हो गया कि सब कुछ डूब गया, काफी मास लेवल पे बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो गई, लोग मर मर आ गए। थोड़े बहुत जो लोग बचे थे, हम 5 से 7 लोग बच गए, ठीक है, बट हमारा काफी नुकसान हो चुका है, हमारा काफी जो है माल या फैमिली इधर उधर हो चुकी है, तो हम बहुत परेशान हैं। अब फॉर एटलीस्ट 45 डेज नो लॉयर कैन अप्रोच अस, ठीक है, बिकॉज इतने बड़े मास डिजास्टर के अंडर अंडर जो होगा, गवर्नमेंट विल डिसाइड कि हम इनको कॉम्पनसेट कैसे करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट को टाइम खुद चाहिए होता है टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से कॉम्पनसेट करें। और इस बीच अगर कोई लॉयर बीच में घुस गया 30-45 डेज के बीच में, तो क्या होगा कि सारे के सारे अपने लॉयर्स को खड़ा कर देंगे एंड गवर्नमेंट पजल अप हो जाएगी इतने सारे लोगों के एक साथ केसेस लेने में एक जैसे। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमें अपना टाइम पीरियड दो सोचने का, समझने का, जिस चीज़ का, एंड कोई भी लॉयर जो है वो अप्रोच नहीं करेगा मास डिजास्टर के केस में फॉर 30 to 45 डेज के टाइम पीरियड तक। डायरेक्ट लोगों को जाके, डायरेक्ट गुनगुन को, डायरेक्ट वानी को जाके अप्रोच नहीं करेगा, डायरेक्ट कनिका को, अभिदीप को जाके अप्रोच नहीं करेगा कि आइए आपका केस मैं ले लेता हूँ, आपका बहुत नुकसान हो गया। 45 डेज के बाद अप्रोच कर सकता है अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है डिसीजन। सॉलिसिटेशन पीरियड वो टाइम पीरियड जब आप नहीं जा सकते। हाँ, उनको वही बोलना पड़ेगा देयर इज अ सॉलिसिटेशन पीरियड। सॉलिसिटेशन पीरियड के बाद हम आपका पिक कर सकते हैं केस, ठीक है। ये यूएस का रूल है सॉलिसिटेशन पीरियड का, हर कंट्री का अलग अलग डेज का होता है, कहीं पे 20 दिन का भी होता है। उसके अलावा lawyers in US can provide information about class actions, can approach client by handing out business card, जा जाके अपना कार्ड पकड़ा देंगे, ठीक है, जैसे हम लोग नहीं देते अपना बिजनेस कार्ड उस तरह से। कैन एडवर्टाइज ऑन इंटरनेट फोरम्स, हर तरीके से वो ऐड कर सकते हैं। फॉर क्लास एक्शन सॉलिसिटेशन थ्रू रेफरल्स इज परमिसिबल, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऐड एंड इवन मास ईमेल्स आर परमिटेड, ठीक है। तो ये किसी भी फॉर्म में अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जब तक कि वो झूठी ना हो। अगर आप झूठा बोल रहे हो तो वो गलत है। नो फाइनेंशियल इंसेंटिव इज प्रोमिस्ड, दे आर नॉट मिसलीडिंग एंड नो फाइनेंशियल इंसेंटिव इज प्रोमिस्ड कि आप मेरे पास आइए मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ना तो झूठ बोलना है ना फाइनेंशियल इंसेंटिव देना है, मेरे पास आइए 20,000 रुपये कैशबैक मिलेगा, ऐसा नहीं। फिर एक वर्ड आता है एम्बुलेंस चेजर, जो यूएस के अंदर सबसे खराब चीज है। यूएस के अंदर इसको बहुत ही घटिया टाइप का एक काम बोला जाता है, जो कि छोटे मोटे लॉयर्स बहुत ज्यादा करते हैं। एम्बुलेंस चेजिंग, एम्बुलेंस चेजिंग क्या है? पूनम की टांग टूट गई, पूनम गाड़ी चला रही थी, पूनम स्कूटी चला रही थी, पूनम को स्कूटी चलानी आती नहीं, पूनम स्कूटी चला रही थी, पीछे से तो लाए गाड़ी लेके ठोक दिया पूनम को, टांग टूट गई पूनम की। पूनम अब हॉस्पिटल जा रही है, यूएस के अंदर ये सारा सीन हुआ है। पीछे पीछे एक लॉयर ने अपनी गाड़ी लगा ली, एम्बुलेंस के पीछे पीछे भाग रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं अपनी टूटी टांग लेके स्ट्रेचर पे बाहर निकल रही हूँ, वो लॉयर मुझे आके कहता है क्या हुआ आपके साथ, आपकी टांग टूट गई है, बताइए किसके ऊपर केस करना है, मैं आपके ऊपर आपका केस दिलवा देता हूँ और आपको केस जितवा दूंगा, इतने पैसे दिलवा दूंगा। तो ये एम्बुलेंस चेजिंग होती है कि ये लॉयर्स जो है जहां पे भी एम्बुलेंस जा रही है पीछे पीछे अपनी गाड़ी निकाल लेंगे, लगा लेंगे, और जो भी पेशेंट निकलेगा उस एम्बुलेंस में से उसका केस जो है वो लेने की बात करेंगे। ये बहुत डेरोगेटरी, बहुत ही घटिया काम है और ये बहुत होता है यूएस में। समझ में आया? डाउट है दोबारा बताऊं?
कोई कुछ बोलता ही नहीं है। नेटवर्क आ रहा है ना? ठीक है। एम्बुलेंस को पर्सनल इंजरी लॉयर्स भी कहा जाता है। और ये क्या क्या करते हैं, ये अपनी ऐड बड़ी बड़ी बिलबोर्ड्स पे लगवा देंगे, ठीक है, ये पर्चे भी बंटवा देंगे, मतलब घटिया से घटिया जिस नीचे के लेवल तक जा सकते हैं ये एम्बुलेंस टीजर वाले पर्सनल इंजरी लॉयर्स करवाते हैं। Since these class of lawyers are sort of who solicit business by lurking around hospitals or by ad in newspaper or yellow pages with toll free numbers and free consultation. ये वो लोग होते हैं जो एक जिसको हम सड़क छाप टाइप कहते हैं, उस टाइप की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। नाउ अब हिंदुस्तान के अंदर सवाल आ जाता है कि जहाँ पे सारी कंट्रीज को अलाउ हो रहा है, यूएस इतनी धड़ल्ले से ऐड कर रही है, वहीं पे हम लोग अभी भी ब्रिटिशर्स की बात मान के बैठे हुए हैं। विक्टोरियन एरा के रूल था ये, विक्टोरियन जो ब्रिटिश विक्टोरिया थी, क्वीन थी, उन्होंने ये रूल बनाया होता है कि लॉयर्स कभी ऐड नहीं करेंगे। हम आज तक वो रूल मान के बैठे हुए हैं, क्या हमें ये रूल मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? तो हाउएवर इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट वेदर द विक्टोरियन ट्रेडिशन को आज भी रिटेन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यूके भी एडवर्टाइजमेंट अलाउ कर चुका है। जहाँ का ये ट्रेडिशन था जिसको हम मानते आ रहे हैं, वो कंट्री खुद एडवर्टाइजमेंट कर रही है धड़ल्ले से। तो क्या हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या हम इसको बस एक पूजनीय प्रोफेशन बना के रखना चाहिए, या हमें और बिजनेस की तरह और प्रोफेशन की तरह इसको भी एडवर्टाइज करना चाहिए? तो थोड़ी बहुत ऐड होनी चाहिए। आज भी लोग जो है, मतलब विक्टोरियन एरा वाले लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हम ऐड करेंगे तो हमारी इमेज जो है लॉयर्स की गिर जाएगी। तो इसके ऊपर बहुत सवाल खड़े होते हैं। The issue of allowing advertising and solicitation by lawyers requires balancing the interest of the public, which includes getting information on legal right and services through advertisement and enhancement of access to justice. अब जो लोग फेवर में एडवर्टाइजिंग के, वो कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग करने से लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से लॉयर हैं मार्केट में, किस तरीके के केसेस ले रहे हैं, हम अपने केस के लिए किस किस लॉयर के पास जा सकते हैं, हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो लोग कहते हैं कि हाँ, एडवर्टाइजमेंट थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ताकि लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। लोगों को आधे टाइम पता ही नहीं होता कौन कौन से लॉयर्स हैं अवेलेबल इंडिया में। Getting information on legal right and service through advertisement and enhancement of access to justice and the legal profession on one hand, and possible misuse of advertising by lawyers which may lead to a loss of credibility of the profession as a whole. इसका नेगेटिव साइड ये है कि कई बार लोग जो है अपने आप को बेस्ट बोल बोल के कि मैं तो इस चीज में बेस्ट हूँ, मैं इस चीज में बेस्ट हूँ, घटिया लॉयर भी अपने आप को टाइट से क्या बना देंगे, सर्फ एक्सेल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लगा, गलत बोला ना, जो भी है। तो कई बार क्या होता है कि एक छोटा लॉयर जो कि बहुत प्रोफेशनल ना हो, बहुत अच्छा ना हो, वो भी अपने आप को एडवर्टाइजमेंट में ऐसा रिप्रेजेंट करेगा कि मैं ही मैं हूँ। तो वो एक नुकसान हो सकता है, ये जो है करप्शन या फिर जो है चीटिंग वाली फीलिंग भी दे सकता है क्लाइंट्स को। यूएस, यूके, फ्रांस ये एडवर्टाइजमेंट को लेके काफी चिल्ड आउट है। हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया ये भी थोड़े से अब रिलैक्सिंग हो रहे हैं, पहले नहीं थे, अब ये चिल्ड आउट हो रहे हैं। मलेशिया के अंदर फॉर एग्जांपल द लीगल प्रोफेशन पब्लिसिटी रूल्स 2001, मन मार्कर में याद रखना, मलेशिया के अंदर जो लोगों की एडवर्टाइजमेंट का वो है लॉयर्स की, उसका नाम है लीगल प्रोफेशन पब्लिसिटी रूल 2001। इसके अंदर जो है ये कोड बनाया गया है, ये एक्ट बनाया गया है जो कि रेगुलेट करता है एडवर्टाइजमेंट्स इन लीगल एंड नॉन लीगल डायरेक्टरीज, control publication of journals, magazine, brochures and newsletters and interviews in media, bar publicity through clients and even regulates the greeting cards. तो आपको वन मार्कर में सिर्फ ये रखना है याद कि मलेशिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट अलाउड है, एंड ये एडवर्टाइजमेंट का टेक केयर कौन सी एजेंसी करती है, कौन सा एक्ट करता है, प्रोफेशनल पब्लिसिटी रूल 2001। हांगकांग के अंदर लॉयर्स को अलाउ नहीं है एडवर्टाइज करना टीवी पे या रेडियो पे और सिनेमा में, बट न्यूज़पेपर के अंदर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते हो, प्रिंटेड फॉर्म में ऐड कर सकते हो। वीडियो ऑडियो फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते, प्रिंटेड फॉर्म में आप ऐड कर सकते हो। ये हांगकांग का याद रखना। यहाँ तक क्लियर हुआ है? कोई डाउट है? अनुष्का, नंदनी, अभिदीप, गुनगुन, ठीक है, आज के लिए इतना रख रही हूँ। कल की क्लास एक और होगी 3 बजे, तो इसके अंदर मैं अपॉर्चुनिटीज, ये लीगल एजुकेशन ऑन इंडिया ये करवा के, फिर आपका ये एक और टॉपिक है लिबरलाइजेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन, ये करवाऊंगी। देन आपका काफी सारा टॉपिक कट गया है, और लास्ट एक टॉपिक है विमेन का लेके, विमेन इन लीगल प्रोफेशन इंडिया। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसका टेस्ट मैं अगले सैटरडे लूंगी। कर लोगे तब तक प्रिपेयर? ठीक है, अगले सैटरडे इसका टेस्ट होगा। ठीक है, एक मिनी टेस्ट ले रही हूँ। वानी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। मेयर्स कोड जो है कहाँ कहाँ आया था? हिंदुस्तान में जो पहले कोड आए थे वो थे मेयर कोड, 1726 में आए थे। कहाँ कहाँ आए थे? मद्रास, कलकत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट बताओ कि विमेन को कब अलाउ किया गया था लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के लिए? विच एक्ट, ईयर, कौन बताएगा? फटाफट।
लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1923 और मेयर्स कोर्ट आए थे मद्रास और कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीआई कब स्टार्ट हुआ था? बीसीआई की स्टार्टिंग कौन से एक्ट के साथ स्टार्ट हुई थी? एडवोकेट एक्ट 1961, गुड। देन एनएलयू बैंगलोर कौन से प्रोफेसर ने सेटअप किया था? एनआर माधव मेनन ने। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताओ, नंबर 1 कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा लॉयर्स हैं। आफ्टर दैट इंडिया में करंट सिनेरियो अकॉर्डिंग टू 2014 कितने लॉयर्स हैं? ठीक है, 1.25 मिलियन। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पे आते हैं क्वेश्चन पे। सीधा हम एडवोकेट एक्ट 1961 पे आते हैं। एडवोकेट एक्ट के अंडर बाकी सारी कैटेगरीज हट गई थी, सिर्फ एक कैटेगरी रह गई थी, उस कैटेगरी का नाम क्या है? ठीक है, बार काउंसिल की मेंबर्स की कॉम्पोजिशन बताओ। तो अब मैंने क्वालिफिकेशन ही पूछी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कॉम्पोजिशन पूछी है, कॉम्पोजिशन कितने मेंबर्स होते हैं? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और वो स्टेट बार काउंसिल के होते हैं। उसके अलावा कौन कौन से मेंबर होते हैं? हर स्टेट से एक मेंबर जो है वो सिलेक्ट होके आता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, और उसके अलावा उसका जो हेड होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, उसको क्या कहते हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरी पोजीशन कौन सी बनाई गई है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड को बोलते हैं चेयरमैन, और उसके सपोर्ट में जो एक और पोजीशन होती है वाइस चेयरमैन। जो अटॉर्नी जनरल है और सॉलिसिटर जनरल है वो एज अ मेंबर वर्क करते हैं, एज अ चेयरमैन वर्क नहीं करते। ठीक है। अच्छा, स्टेट बार काउंसिल में एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन है? एडवोकेट जनरल। ठीक है। स्टेट बार काउंसिल में इलेक्शन एज अ मेंबर कितने ईयर्स के लिए होता है? 5 ईयर्स के लिए। ये इस साल के सैम्पल पेपर में करके जाना। ठीक है, सैम्पल पेपर से देर आर गुड चांसेस 2 से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर हम आते हैं स्टेट काउंसिल, बार काउंसिल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें से सबसे ऊपर किसकी चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। मेरी उम्र 20 साल है, क्या मैं लॉयर बन सकती हूँ? ठीक है। मैं जर्मनी से आई हूँ जहाँ पे इंडियन इंडियन नेशनैलिटी के लोगों को लॉ प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता, क्या मुझे इंडिया में प्रैक्टिस करने दिया जाएगा? मुझे कौन सा एग्जाम, मतलब कि 21 साल की उम्र भी हो गई है, एलएलबी भी हो गई, उसके अलावा मुझे कौन सा एग्जाम देना है बार काउंसिल से रजिस्टर होने के लिए? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ है ये? 2010। दो कैटेगरीज ऑफ एडवोकेट होती है, कौन सी दो कैटेगरीज होती हैं? सीनियर एडवोकेट एंड एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड, ये दो कैटेगरीज होती हैं। सीनियर एडवोकेट को सिलेक्ट करने की ऑप्शन किसके पास है, कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट एंड। ठीक है। पीसीआई के 3 टाइप के फंक्शंस हमने पढ़े थे, कौन कौन से 3 टाइप के फंक्शंस थे? ठीक है। रेगुलेटरी, रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी के अंदर रेगुलेटरी और रिप्रेजेंटेटिव भी मिक्स हैं। आपको कोई भी 6 मैक्सिमम करने हैं, सारे मत करना। 6 मार्क्स से ज्यादा का पेपर नहीं है आपका, कोई क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स से ज्यादा का नहीं है, तो 6 पॉइंट्स करने हैं। ठीक है। नाउ प्रोफेशनल ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट टुवर्ड्स द जॉब एंड टुवर्ड्स द क्लाइंट आपको समझ में आ गया होगा। एम्बुलेंस चेजिंग क्या होता है? ठीक है। ऐसे लॉयर्स को पर्सनल इंजरी लॉयर्स कहते हैं। ठीक है। पर्सनल इंजरी लॉयर्स। कौन सी 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इंडियन लॉयर्स को अलाउ है वेबसाइट पर डालना? ठीक है। नो सॉलिसिटेशन पीरियड क्या था? ठीक है। हांगकांग के अंदर किस किस मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट अलाउड है और किस मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है? ठीक है। एंड मलेशिया के अंदर कौन सा एक्ट है जो टेक केयर करता है सारी एडवर्टाइजमेंट की? कौन सा रूल है?
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लीगल प्रोफेशनल जो आपका पब्लिसिटी रूल 2001 है, ये क्लियर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस अब आपके यहाँ तक कवर हो गए हैं। इसके अलावा आपको 1 मार्कर्स के अंदर कुछ नहीं उठाना है इस चैप्टर में, यहाँ तक। अब हम आते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉ ग्रेजुएट। ये आपका 6 नंबर का 99% ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसको मत छोड़ के जाना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, मोटा मोटा तुम्हारा कवर हो ही जाएगा। एक छोटा सा सेक्शन छूटेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, विमेन का छूटेगा तुम्हारा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉ ग्रेजुएट। अगर आप लॉ की पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। A law degree, in addition to being a professional degree, is now considered to be training in a discipline which trains the mind to think analytically and communicate systematically. ये सब छोड़ दो, लीगल एजुकेशन इन इंडिया पे आ जाओ। लीगल एजुकेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देर आर टू वेज, दो तरीके से आप एलएलबी की डिग्री हासिल कर सकते हो। एक 3 ईयर प्रोग्राम है और एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। 3 ईयर प्रोग्राम के अंदर क्या करोगे आप, पहले तो अपनी कॉलेज की डिग्री कोई भी 3 साल की पहले पढ़ाई करोगे, अंडर ग्रेजुएट डिग्री लोगे। उसके बाद आप 3 साल लॉ की पढ़ाई करोगे, तो 3 साल का ग्रेजुएशन 12th के बाद, फिर 3 साल का आपका एलएलबी का डिग्री, तो ये 6 साल का हो गया। या फिर आप लगातार सीधा 12th करते साथ ही 5 साल का इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी का प्रोग्राम कर सकते हो। बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, तीनों के साथ एलएलबी कनेक्ट कर सकते हो। बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी एंड बीएससी एलएलबी प्रोग्राम्स में आप एनरोल करवा सकते हो राइट आफ्टर योर 12th सेकेंडरी स्कूल। कुछ यूनिवर्सिटीज दोनों ऑफर देती हैं, 6 साल वाला भी और 5 साल वाला भी। कई सारी यूनिवर्सिटीज जो है सिर्फ 5 साल वाला भी देती हैं। पर काफी हमारे हिंदुस्तान में 900 से ज्यादा कॉलेज हैं जो इस तरह की यूनिवर्सिटी, जो इस तरह की एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, पर हर कोई अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये पीसीआई डिसाइड करता है किसको जो है स्टैंडर्डाइजेशन रिकॉग्नाइज करना है, किसको नहीं। पहला एनएलयू जो है 1987 में बैंगलोर में सेटअप हुआ था, 1 मार्कर। इससे जो है पूरा लीगल एजुकेशन में रिफॉर्म आ गया था, लीगल एजुकेशन को काफी वैल्यू मिलने लग गया था। 17 नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, 14 के अंदर क्लैट होता है। ये आपका इस बार सैम्पल पेपर में इन्होंने मजे लिए हैं, इसको भी पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये 17 एनएलयू में से 14 तो अपना क्लैट वाला एंट्रेंस करवाते हैं। ये आपको पेपर में आ गया था कि क्लैट की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं एग्जाम, उसका नाम क्या है, क्लैट। विच टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, लीगल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज। प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट फॉर लॉ एंट्रेंस आल्सो हैव बीन सेट अप सच एज लॉ स्कूल ट्यूटोरियल्स, नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटीज। दिल्ली का अपना खुद का टेस्ट होता है, ये 1 मार्कर में आ जाएगा कि दिल्ली का जो अपना टेस्ट होता है लॉ में एंट्री करने का, उसको क्या बोलते हैं, एलेट। एलेट की फुल फॉर्म याद कर लेना, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। while a number of other law schools in India have adopted the LSAT, conducted by the Law Admission Council, LSAC। अब आपको पेपर में ऐसे आ सकता है कि LSAT को कंडक्ट करवाने वाली काउंसिल का क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, या फिर LSAC कौन से टेस्ट को कंडक्ट करवाती है, ये इस तरह से घुमा के आ सकता है। ठीक है, तो लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट को कंडक्ट करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल, LSAC। और LSAC कौन सा टेस्ट करवाती है, LSAT, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ठीक है, यूएस से। ये 1 मार्कर में याद रखना, ये भी मजे लिए हैं। दिल्ली का एलेट, 14 एनएलयू क्लैट, एंड इसके अलावा LSAC यूएस से जो है वो LSAT करवाता है। कनिका दे रही हो तुम्हें LSAT वगैरह? LSAT का हो गया या होना है? टेस्ट। अब हम आते हैं कि आप लॉ की पढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद अब आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले है लिटिगेशन। ग्रेजुएट में प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। दिस कैन बी अचीव बाय वर्किंग अंडर एक्सपीरियंस एडवोकेट और बीइंग अटैच्ड टू लिटिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ फर्म्स और कंपनीज इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस द कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज आ गई, अब आप प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए किसी के अंडर काम करोगे, किसी सीनियर लॉयर के अंडर काम करना शुरू कर दो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, लिटिगेशन डिपार्टमेंट में चले जाओगे, किसी कंपनी के अंदर लॉ एज अ लॉयर प्रैक्टिस करने लग जाओगे। देन आप लॉ फर्म प्रैक्टिस। लॉ फर्म वेरीज इन साइज एंड प्रैक्टिस एरिया। लॉ फर्म्स जो होती हैं वो प्रॉपर जैसे दुकान होती है, जैसे ट्यूशन होती है, आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, ऐसी लॉ फर्म्स हो जाती हैं जहाँ पे लॉयर्स अपना बैठते हैं, जहाँ पे लोग आके अपना जो भी उनका केस है वो उस हिसाब से लॉयर्स को हायर कर सकते हैं। तो लॉ फर्म वेरी इन साइज एंड प्रैक्टिस। लॉ फर्म में भी रेंज फ्रॉम बुटीक लॉ फर्म फ्रॉम स्पेशलाइजिंग इन स्पेसिफिक एरिया, specializing in specific areas such as intellectual property right and tax law, to mid-sized law firm as well as large law firm which are full service law firms with different practice groups such as general corporate, merger, acquisition, employment, taxation, insurance, intellectual property। तो एक छोटी फर्म हो सकती है जो एक ही टाइप के केस हैंडल कर रही है, मिड साइज हो सकती है या 2 या 3 तरीके के केसेस, दो या तीन तरीके के टाइप ऑफ केसेस को हैंडल करना जानते हैं, और या फिर आपके जो है कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं या बिगर साइज फर्म, नॉट कॉर्पोरेट एग्जैक्टली, फुल लेवल की आपकी फर्म्स हो सकती हैं। किस तरीके का भी मैटर ले आओ, हमारे यहाँ पे हर चीज के लिए लॉयर्स अवेलेबल हैं। चाहे आपका कॉर्पोरेट का मामला हो, आपका कंपनीज को टेक ओवर करने का मामला हो, टैक्सेस का लेके मामला हो, ठीक है, क्रिमिनल लॉ रिलेटेड मामला हो, वो सब हम हैंडल कर लेंगे।
इसके बाद मैंने ये मार्क नहीं करा था, ये मार्क कर लेना, ट्रांजैक्शनल लॉ इस बार सैम्पल पेपर में आया हुआ है। Transactional law at law firm typically involve practicing in commercial and economic laws or advising on issues pertaining to a commercial transaction between two or more parties होना चाहिए था यहाँ पे। तो आपको आ जाएगा कि ट्रांजैक्शनल लॉ क्या होता है। ट्रांजैक्शनल लॉ ट्रांजैक्शन वर्ड से बना है, मैं भी वर्ड गलत बोल रही हूँ। ट्रांजैक्शन होता है लेन देन, ठीक है। किसी ने किसी को पैसे दिए, उसके बदले कोई सामान खरीद लिया, अब इस लेने देने के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, या तो पैसे कम दिए चले गए, फ्रॉड हो गया, नकली नोट चले गए, या जो प्रोडक्ट दिया उस प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई। अब इस चीज को लेके पूरा लड़ाई हो रही है, इस चीज को लेके एक पूरा केस बन गया है। तो उसके जो लॉयर डील करेगा, उस लॉयर को स्पेसिफिकली बोले जाएंगे कि ये ट्रांजैक्शनल लॉ के अंदर अपना जो है निपुण है, इसको इस चीज के अंदर पूरा काम आता है। तो ट्रांजैक्शनल लॉ आपको सैम्पल पेपर में आया हुआ था इस बार। तो जो आपके जो है डीलिंग्स को लेके, इकोनॉमिक डीलिंग्स को लेके होता होगा, उसे ट्रांजैक्शनल लॉ कहते हैं। दिस वुड यूजुअली इंक्लूड एडवाइजिंग ऑन लॉज एप्लीकेबल ऑन द ट्रांजैक्शन। जब आप किसी से सामान खरीद बेच रहे हो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा था। तो इसके अंदर एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग, डॉक्यूमेंटेशन मेकिंग, वो सब चीजें किस तरह से नेगोशिएट करना है, क्या क्या आपके लॉज होने चाहिए जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, वो सब उसके अंदर होगा। उसी के बाद इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉ भी है, लॉयर भी है। Corporate lawyer would also give advice on regulatory issue and legal compliance. Centers for legal process outsourcing also have a lot of transnational transactional work. ये वन मार्कर में याद रखना। ट्रांसनेशनल का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में लीगल सर्विसेज को जब आप देते हो, ठीक है। मैं हिंदुस्तान में बैठी लॉयर हूँ, पर मेरी एडवाइस जो है कि यूएस में बैठा हुआ लॉयर मुझसे मांग रहा है कि क्या लगता है आपको इस केस में क्या करना चाहिए। तो मैं अपनी लीगल नॉलेज बेच रही हूँ किसी दूसरे देश के वासी को, दूसरे देश की कंपनी को, उसे लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। वन मार्कर में आ जाएगा ट्रांसनेशनल ट्रांजैक्शनल वर्क, ठीक है। कोई डाउट यहां तक पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट सो फार? फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है। एमएनसी में बैठो, आराम से चिल मारो, खूब नाम भी होता है। लार्ज कॉर्पोरेशंस ऑफन, ठीक है, लार्ज कॉर्पोरेशन ऑफन हैव एन इन हाउस लीगल प्रैक्टिस एंड इन हाउस काउंसिल। तो हर एमएनसी के अंदर अपना खुद का उन्होंने एक लॉयर हायर कर रखा होता है, जो कि डे टू डे ट्रांजैक्शन बिजनेस की कोई वो हो रहा है, डीलिंग हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो उसकी लीगैलिटी को देखने का काम वो करता है। तो उसको जो सैलरी मिलती है वो उस कॉर्पोरेट से, उस कंपनी से, उस एमएनसी से मिलती है। Though these lawyers have expertise in the business of the company and be responsible for ensuring the business of the company is being run in compliance with applicable laws. तो ये जो लॉयर होते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स, वो ये मेक श्योर करते हैं कि जिस कंपनी में वो हायर करे गए हैं वो कंपनी कानूनी द्वारा कानूनी तरीके से एप्लीकेबल लॉज को फॉलो करते हुए काम कर रही है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनके पास कोई डीलिंग करने आ रहा है वो भी लॉफुल वे में कर रहा है, या कुछ आपका झोल है। एंड व्हेन रिक्वायर्ड विल ब्रिंग इन एक्सटर्नल लॉयर्स। तो ये इसके रेफरेंस के बेसिस पे और लॉयर्स भी आ सकते हैं जब बड़ा केस बन जाता है। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन सच एज कमर्शियल बैंक, एमएनसी, इन्वेस्टमेंट फर्म, इंश्योरेंस कंपनी, ई कॉमर्स वेंचर्स, मीडिया हाउसेस, इन सबके अपने इन हाउस कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं। Then public policy. Lawyers have an important role in formulating and advising on the public policy. Several organizations employ law graduates for policy making and have institutionalized fellowship where law graduates can be research assistant. For example, अब ये पढ़ना। For example, law graduate interested in public policy can apply to serve as legislative assistant under the legislative assistant to members of parliament LAMP. वन मार्कर में याद कर लेना कि अगर आप लॉयर हो, ठीक है, और प्लस आप पब्लिक पॉलिसी में लोगों के लिए जो नीतियां बन रही हैं, जो पॉलिसी बन रही है, पीपल वेलफेयर के लिए कुछ अपना प्रिपेयर हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, तो ये लोग वहाँ पर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम कर सकते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है लीगल लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर्स पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। उसके अंदर क्या होगा, आप इन मंत्रियों के साथ, मंत्रियों के अंदर जो आईएएस हैं उनके साथ बैठ के आप काम करोगे, उनके साथ समझोगे किस तरह से पॉलिसीज के बारे में सोचा जाता है और अपने लॉ को आप कैसे यूज कर सकते हो अपनी लॉ की नॉलेज को और बेटर फैसिलिटीज और बेटर पब्लिक पॉलिसीज बनाने में, ठीक है। तो कल को हो सकता है कि हर जो मंत्री है वो लॉ मेकिंग करवा रहा है या लोगों के लिए पॉलिसी बनवा रहा है, वो कितनी लीगल है कितनी इलीगल है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने का काम तो आईएएस और लॉयर मिल के काम कर रहे होंगे उसके ऊपर। तो पब्लिक पॉलिसीज में भी आप कर सकते हैं। वन मार्कर में याद रखिएगा ये लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फेलोशिप प्रोग्राम रन बाय पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन such as Competition Commission of India and Security Exchange Board of India also employ लॉ ग्रेजुएट फॉर पॉलिसी मेकिंग। तो इनके अलावा ये जो था, एक तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च है जो कि ये लैम्प प्रोग्राम करवाता है, उसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया जो कि काफ़ी सारी सरकारी जॉब्स के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स करवाते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर मार्केट को डील करते हैं, इनके भी अपने लॉयर्स होते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसीज में हेल्प करते हैं कि हम किस तरह से शेयर ट्रेडिंग को और बेटर बना सकते हैं, हमें क्या नए रूल्स बनाने चाहिए जिस तरह से शेयर ट्रेडिंग और फेयर हो जाए, कुछ स्कैम्स ना हो, हर्षद मेहता टाइप्स। लॉ फर्म्स हैव एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट पॉलिसी डिपार्टमेंट
वेयर दे एम्प्लॉय लॉ ग्रेजुएट फॉर पॉलिसी रिसर्च। इसके फर्दर आप जो है पॉलिसी रिसर्च के लिए और बेटर पॉलिसी बनाने के लिए स्टडी कर सकते हैं। देन लीगल रिसर्च एंड एकेडमिया, ग्रेजुएट में अटैच देमसेल्फ विद रिसर्च सेंटर्स एंड थिंक टैंक्स। अगेन आप जो है पब्लिक पॉलिसी जैसा ही होता है ये, कि जिसके अंदर आप फर्दर रिसर्च कर सकते हो लॉ फील्ड में कि पुराने लॉज का किस तरह से ट्रांजिशन हुआ है, उसमें और क्या चेंजेस आने चाहिए, इन सब पे आप रिसर्च कर सकते हो। और कंट्रीज के लॉ और इंडिया का लॉ, जैसे इंडिया के अंदर आप वो कर सकते हो, राइट टू लाइफ ले सकते हो अंडर सर्टन केसेस, ठीक है। अगर आपका क्राइम जो है बहुत ज़्यादा हीनियस है तो आप किसी का राइट टू लाइफ ले सकते हो, बट बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे राइट टू लाइफ लेने का हक नहीं है। तो आप रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर, आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो, पेपर्स लिख सकते हो, फर्दर स्टडी कर सकते हो कि ये इंडिया में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, इंडिया में जो है जान लेने का हक नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। तो इस तरह के आप रिसर्च अकेडमिक्स में इस फील्ड में भी जा सकते हो। At least a postgraduate degree in law or related discipline is expected to build a career in academics। तो आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आपको जो है प्रोफेसरशिप करें, ठीक है, डॉक्टरेट लें अपनी फील्ड में, तो ये बहुत अच्छा रहता है। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय पोस्ट ग्रेजुएट्स इन लॉ एंड एज लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर at the beginning of their career. Short term position and opportunity as visiting professor, adjunct professor are also available। तो आप जब रिसर्च की फील्ड में ज़्यादा जाते हैं, पीएचडी कर लेते हो, तो आपको प्रोफेसर की फील्ड मिल जाती है जिसमें आप आगे पढ़ा सकते हैं। देन एनजीओज के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप लॉ सीख के लोगों का भला करना चाहते हैं तो बहुत सारी एनजीओज के साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं फॉर द पीपल वेलफेयर। So not-for-profit organization, especially organization with social justice orientation, have position for law graduate. These range from small group grassroots level organization to large well-funded organization। तो इसमें आप फ्री लीगल एड देंगे, लोगों को फ्री में लीगल सर्विसेज देंगे, जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, उनको न्याय दिलवाएंगे, चाइल्ड राइट, वुमेन राइट के लिए काम करेंगे, एनवायरमेंटल लॉ के लिए काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट लॉज के लिए काम करेंगे। तो बेसिकली आप एनजीओ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो गया, चाहे आपका विमेन एचआरडी डिपार्टमेंट्स हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स को भी अपने लॉयर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उनको अपना लॉयर चाहिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उनको अपना लॉयर चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको पोजिशन मिल सकती है। देन आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था लीगल रिसर्च एंड एकेडमी, और ये काफ़ी मिलता जुलता है कि आप जो है अपनी BA LLB करने के बाद फर्दर और चीज़ के साथ कनेक्टेड कर सकते हो, जैसे कि लॉ और इकोनॉमिक्स मिक्स कर लिया, लॉ एंड सोशियोलॉजी मिक्स कर लिया, कि लॉ भी पढ़ लिया और हमारे समाज में किस तरह से कैटेगराइजेशन है, सोशियोलॉजी आपने वो पढ़ लिया, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, किस तरह से ह्यूमन रेस बटी हुई है, किस तरह से ट्रेडिशन है, कल्चर्स हैं, ये आप मिक्स करके भी लोग कॉम्बिनेशन बना के पढ़ते हैं। तो आप ये सब भी कर सकते हो। LLB के बाद आप LLM कर सकते हो, LLM के बाद MPhil या PhD भी कर सकते हो। तो इट्स मोर लाइक लीगल रिसर्च एंड एकेडमी ओनली। Then judicial services clerkship. The court system also provides several avenues to law graduate. The higher judiciary, that is the judges of High Court and Supreme Court, have law clerks come research assistant who assistant judge in researching for cases, maintaining paperwork, etc. etc. तो बेसिकली आप असिस्टेंट का काम भी कर सकते हो। जो सीनियर जजेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनको जूनियर जजेस चाहिए होते हैं पेपर वर्क हैंडल करने के लिए, थोड़ा सा मतलब अपना जूनियर चाहिए होता है, ठीक है। हर उस्ताद को अपना एक जूनियर चाहिए होता है, तो आप उनके जूनियर बन के भी काम कर सकते हो, सैलरी तो मिली जाएगी। आप कोर्ट हियरिंग में भी साथ में जाओगे, सारी बात सुनोगे। ग्रेजुएट में राइट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन टू अवेल द पोजीशन इन द इंडियन जुडिशरी। तो अगर आप लॉयर से जज बनना चाहते हो तो आपको ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन देना होगा, उसके द्वारा भी आप जज बन सकते हो। तो काफ़ी बच्चे ऐसा होते हैं अपनी लॉ की पढ़ाई करने के बाद वो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन देते हैं, उससे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज तो बन ही सकते हैं। क्वालिफाइंग कैंडिडेट स्टार्ट इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड मैनी देन प्रोग्रेस टू होल्ड ऑफिस इन हाई कोर्ट एंड इवन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप पहले लोअर लेवल के जज बनते हो, फिर धीरे धीरे आपकी कैटेगरी बढ़ती चली जाती है। तो आप जुडिशियल एग्जाम्स भी दे सकते हो। ये 1 मार्क में याद कर लेना, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन इंडियन जुडिशरी के अंदर आने के लिए, इफ यू वांट टू बिकम अ जज। अदर एवेन्यू उसके बाद जो है पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, देन बेंच का पार्ट बन जाओ लीगल पब्लिशिंग में, ठीक है, सिविल सर्विसेज, ये सब भी चीज़ें आप कर सकते हो। एक बार पढ़ो, देखो, कोई डाउट है पूछो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लिबरलाइजेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बाहर की कंट्री के लॉयर्स को भी आके यहाँ पे केस लड़ने दो, ठीक है। जैसे हमारा होता है ना, लिबरलाइजेशन इज मोर मेकिंग रिलैक्सिंग रूल्स फॉर द लॉयर्स विद इन द कंट्री एंड फॉर द लॉयर्स आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। तो देयर इज एन ऑनगोइंग डिबेट about the issue of liberalization of legal service sector in growing economy, given that India has signed WTO treaty in 1990s। तो 1990 में हमारे देश में आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, आप लोगों ने पॉलिटिक्स पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा, जो कॉमर्स ह्यूमैनिटीज वगैरह के बच्चे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा। एक आपकी 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था। ये वर्ड सुने होंगे आपने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसके अंदर हमने ये ट्रीटी साइन की थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें हमने ये लिख दिया था कि बाहर का फॉरेन का माल हमारे हिंदुस्तान में आ सकता है और हिंदुस्तान का माल हम बाहर भी भेजेंगे। पहले इंडिया अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि उसको डर था कि जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर राज कर लिया ट्रेडर बन के,
दोबारा कोई राज ना कर ले, तो इसलिए हमने बाहर वालों को, एक्सपोर्टर्स को इंडिया में आने से मना कर दिया था। बट WTO की हमने ट्रीटी साइन करी थी 1990s में, जिसके अंदर हमने हर चीज लिबरलाइज कर दी, चिल्ड आउट कर दी, जिसके अंदर हमने बाहर की गाड़ियां, बाहर के प्रोडक्ट्स को इंडिया में एंट्री देने की बात कर ली थी। तो ये जो है, also जो हमने to liberalize the legal service sector, it is also expected to liberalize the legal service sector under the GATS, General Agreement on Trade and Services and Service Negotiation under various free trade agreement, economic partnership agreements. इसमें ये बात करी गई, क्या हमें लॉ सर्विसेज को भी ग्लोबलाइज करना चाहिए या लिबरलाइज करना चाहिए, क्या हमें बाहर के लॉयर्स को अलाउ कर देना चाहिए कि इंडिया के केसेस वो टेकअप कर सके और इंडिया में आके केस लड़के वापस जा सके। तो इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चनिंग हुआ। The Bar Council of India has consistently passed several resolutions between 2002 and 2007, जिसमें उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई फॉरेन लॉयर हिंदुस्तान की जमीन पे आके हिंदुस्तानी केस नहीं लेगा। ठीक है। 2011 में एक जजमेंट आई थी बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फाइल्ड बाय लॉयर्स कलेक्टिव और NPO। ये याद रखना किसने केस फाइल किया था, लॉयर्स कलेक्टिव और NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द हाई कोर्ट हेल्ड दैट फॉरेन लॉ फर्म्स कुड नॉट बी परमिटेड टू सेट अप लाइसेंस ऑफिसेस इन इंडिया। तो मिस्टर पीटर मर्फी वो कहते हैं कि मुझे जो है, वो इंग्लैंड में बैठे, वो कहते हैं कि मैं इंडिया में अपना एक छोटा सा ऑफिस बना लेता हूँ, यहाँ पे लोग मुझे आके अप्लाई कर लेंगे, जो भी उनका केस वगैरह होगा मैं इंडिया में आया करूंगा, केस लड़ा करूंगा और वापस चला जाऊंगा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम नहीं अलाउ करेंगे। देन मद्रास हाई कोर्ट में भी एक PIL फाइल हुई थी, मिस्टर AK बालाजी ने करी थी 1 मार्कर। उस टाइम पे मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि फ्लाई इन फ्लाई आउट बेसिस पे हम अलाउ कर सकते हैं कि बाहर का फॉरेन का लॉयर आए, केस लड़े और वापस चला जाए। बट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया in a working paper in 1990 raised pertinent issues and concern while recommending amendment to the Advocate Act to prepare a level playing field for Indian lawyers. There is no resolution in sight regarding this issue. तो अभी तक हिंदुस्तान ने नहीं अलाउ करा है बाहर के लॉयर्स को। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था, पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया वगैरह ने मना कर दिया था कि हम नहीं आने देंगे। ठीक है, तो बाहर के लॉयर्स हिंदुस्तान में आके केस नहीं टेकअप कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। फिर लीगल प्रोफेशन इन US से UK कट गया है, बी हैप्पी, वरना आता था पेपर में। फ्रांस, चाइना, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया ऑल कट। लास्ट टॉपिक बचा विमेन एंड द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। मिल गया? स्टार्ट। ठीक है। लीगल प्रैक्टिस इन इंडिया एज इन मोस्ट अदर कंट्रीज अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन। तो ये लॉ की फील्ड में जब भी हम लॉयर की बात करते हैं तो एक आदमी दिमाग में आता है, विमेन नहीं आती है। In 1916, कलकत्ता High Court and in 1922, Patna High Court held that women otherwise qualified were not entitled to be enrolled as वकील और pleader। तो क्लियरली इन्होंने 1922 तक तो रिजेक्ट ही कर दिया था आइडिया कि कोई औरत लॉयर नहीं बनेगी। इन पटना हाई कोर्ट में मिस हजरा ने केस डाला था, उनको BL डिग्री मिली हुई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, इवन देन उनको प्लीडर नहीं बनने दिया गया था, किसी भी तरीके की लॉयर की फॉर्म नहीं देने दी गई थी। उन्होंने हाई कोर्ट पटना के अंदर केस लड़ा था, वो 2 हार गई थी। ठीक है। द कोर्ट रूल्स एट सेक्शन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट रेफर टू मेल्स नॉट टू फीमेल्स। जो आदमियों को अलाउ किया गया है वो सिर्फ, मतलब सॉरी, जो आपको लॉ अलाउ किया गया है लॉयर बनना, वो सिर्फ आदमियों को करा, औरतों को नहीं करा। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। आ गए अभिदीप? कहाँ चले गए थे? नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो, तो औरतों को मना नहीं करा था, मना करा दिया गया था, उनको अलाउ नहीं करा गया था। टू रिमूव डाउट्स अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ वुमेन टू बी एनरोल्ड एज एंड टू प्रैक्टिस लीगल प्रैक्टिशनर, द लीगल प्रैक्टिशनर वुमेन एक्ट 23 ऑफ 1923 वाज पास्ड, जिसके अंदर औरतों को भी हक मिला। The Allahabad High Court took the lead by enrolling Miss Cornelia Sorabji, 1 marker, as the first Indian lady Vakil of Allahabad High Court on 24 August 1921. याद रखना। Patna High Court, Miss Hazra was not given permission. Then came Allahabad High Court giving Cornelia Sorabji as the permission to become Vakil in Allahabad High Court. Very important, 1 marker आ रहा है। Since then, इसमें भी by a decision of English Committee of the Court consisting of Chief Justice Sir Grimwood Mayers। तो यहाँ पे मिस्टर जो हमारे जस्टिस थे सर ग्रिमवुड मेयर्स, उन्होंने अलाउ किया था कॉर्नेलिया सोराबजी को। Since then, although the number of women entering into profession has increased, still gender bias यहाँ पे बहुत अच्छे से देखा जा सकता है इस फील्ड के अंदर। A recent survey found out that percentage of successful women candidates from CLAT was 47. However, 36% of the women lawyer in other surveys stated that they had faced some sort of gender bias. आज तक पूरे हिंदुस्तान में केवल 5 सीनियर एडवोकेट विमेन हैं सिंस 1962। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में आज तक 397 सीनियर एडवोकेट है, जिसमें केवल 5 औरतें हैं। हाउएवर जेंडर बायस जो है वो धीरे धीरे कम होने की कोशिश हो रही है। ज्यादातर औरतें जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, फीमेल सेक्शन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एंट्री कर रहा है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसको अच्छे से करो। डाउट आता है मुझसे पूछोगे, और सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे आपका टेस्ट होगा। ठीक है।